नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। नीति आयोग मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में होंगे शामिल। बैठक में अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। चारधाम यात्रा पर ऑफलाइन पंजीकरण, एक दिन में ही 27,000 से अधिक पंजीकरण। कुल पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख के पार। एक देश एक चुनाव पर समिति ने लिए सुझाव। उत्तराखंड से भी मांगी रिपोर्ट। एक साथ चुनाव होने पर देश को 5 लाख करोड़ का लाभ। गंगोत्री हाईवे पर तीर्थयात्रियों की बस पलटी, 21 यात्री घायल, 8 की हालत गंभीर। बस में सवार थे 41 तीर्थयात्री। पुलिस और एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। रुद्रपुर के शिवनगर में सड़क न बनने से नाराज व्यापारी व स्थानीय लोग। कई सालों से रोड पर नहीं हो पाया कोई निर्माण। व्यापारी व स्थानीय लोगों ने रोड किया जाम। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी। ओले भी गिर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली का दौरा है। आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नीति आयोग मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में होंगे शामिल। आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, तो आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर सामने आई है और नीति आयोग मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होंगे। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। कई अहम मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। दिल्ली से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली का दौरा और आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नीति आयोग मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं सीएम। पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली का दौरा है। आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या है पूरी जानकारी उनके इस दौरे से जुड़ी आपके पास? बिल्कुल गरिमा, देखिए 3 दिन का जो है महत्वपूर्ण दौरा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, यानी कि 23 मई से लेकर 25 मई तक मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली रहेंगे। दिल्ली में देखिए आज तो उनके कार्यक्रम कोई नहीं है, हालांकि दिल्ली में उत्तराखंड निवास पे वो ठहरेंगे और वहां पर कई नेताओं से जो है उनकी मुलाकात होगी और साथ ही जो है 24 मई को जो है उनकी नीति आयोग की जो 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है उसमें वो जो है भाग लेंगे और इसके साथ साथ रविवार यानी कि 25 मई को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है जिसमें वो हिस्सा होंगे। तो कहा जा सकता है कि 3 दिन जो है उनके महत्वपूर्ण है और 3 दिन का समय जो है मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लिए स्पेसिफिक निकाला है और साथ ही कई शीर्ष नेताओं से भी उनकी मुलाकात जो है वो हो सकती है संभवतः। और साथ ही मुख्यमंत्री जो है चारधाम यात्रा को लेकर के कई नेताओं को जो है जो केंद्र में नेता है उनको जो है वो न्योता भी देंगे गरिमा। तो क्योंकि देखिए लगातार उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जो है वो लगातार जारी है और लगातार बड़ी संख्या में अब श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन भी जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान की जो कंट्रोवर्सी थी उसके तनाव खत्म होने के बाद जो है अब ये कहीं बड़ी पहल जो है वो कहा जा सकता है कि जो तीर्थयात्रियों का की जो संख्या है उसमें बड़ा इजाफा हो रहा है और यही प्रयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली जो 3 दिवसीय उनका दौरा है उसमें कई शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और साथ ही चारधाम आने का जो नेता है वो वहां पर मुख्यमंत्री भी देंगे। शुक्र राजेश जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आज पहला दिन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नीति आयोग और मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अगली खबर उत्तरकाशी से आपको हम बताते हैं, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर तीर्थयात्रियों की बस पलटी है। तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह बस में सवार थे 41 तीर्थयात्री।
21 यात्रियों के फिलहाल घायल होने की बात है और 8 की हालत गंभीर बताई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के थे यात्री। घायलों को डुंडा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कुल 41 यात्री इस बस में सवार थे, लेकिन अभी घायलों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ने की बात सामने आई है। इनमें से कुछ घायलों की स्थिति गंभीर भी बताई जाती है और तेज रफ्तार के चलते ये पूरा जो हादसा है वो हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के यात्री इस बस में सवार थे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, पुलिस और एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, गंगोत्री हाईवे पर तीर्थयात्रियों की बस पलटने की बात सामने आई है। तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी और तुरंत वहाँ पे जो मेडिकल टीम है और पुलिस और प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुँच गई है। जो इंजर्ड व्यक्ति हैं 8 बताए जा रहे हैं, 7 या 8 के करीब हैं और उन लोगों को डुंडा जो हमारा कम्युनिटी उनको भेजा गया है। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि सभी लोग जो है नॉर्मल इंजर्ड हैं और मिक्स्ड हैं, कुछ एमपी के हैं, कुछ यूपी के हैं। अभी उनकी जो डिटेल है वो कलेक्ट की जा रही है और सारी चीज़ें सामान्य हैं और अभी पूरी सूचना हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मिलेगी आप लोगों को फर्दर अवगत कर राहत बचाव के लिए। देखिए अभी जैसा मैंने बताया कि पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है और मेडिकल टीम है, सभी वहाँ पर हैं अभी। और गाड़ी जो है सड़क में ही पलटी है। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हमको लंबा कोई रेस्क्यू करना है। हमारी जो प्राइमरी नीड है वो है जो घायल हैं उनको हॉस्पिटलाइज करना, वो हम लोगों ने कर दिया है और अभी डॉक्टर्स उनको चेक कर रहे हैं। अगर किसी सीरियस कोई मैटर होगा तो उसको उस तरह से हम जो हेली एम्बुलेंस सर्विस है उसके द्वारा हम दून में उसको रेफ़र करेंगे और संबंधित जो हॉस्पिटल है, दून मेडिकल जो हॉस्पिटल है हमारा, उसको भी इन्फॉर्म सीएमओ के द्वारा कर दिया गया है। और तुरंत हमारे संवाददाता चिरंजीव सेमवाल भी जुड़ चुके हैं। चिरंजीव, बस में 41 यात्री सवार थे, कई की स्थिति गंभीर है, उनको फिलहाल लेकर क्या अपडेट है आपके पास में? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए चिरंजीव, आपकी आवाज नहीं मिल रही, पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। तीर्थयात्रियों घायलों की जो वह है संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 8-10 लोगों की बात सामने आई थी, अब जो है 21 पहुंचा था और वर्तमान में अभी जो मैं जिला अस्पताल में भर्ती हूँ, ये देख मौके पे हूँ और यहाँ जो घायल हैं उनको सबको जो है यहाँ भर्ती करवाया गया है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री हैं। ये यहाँ डॉक्टर लोग जो है, डॉक्टरों की टीम लगातार इनके जो फर्स्ट एड है, जो उनका उपचार कर रहे हैं। अभी संख्या जो है 33 पहुंच गई है, क्योंकि बस में जो टोटल सवार थे वो 41 बताए गए हैं, उनमें से जो है 33 संख्या पहुंच गई। गनीमत इसमें यह है कि गंभीर रूप से घायल नहीं है और जो अधिक चोटिल हुए हैं वो केवल उनकी संख्या 9 से 10 है, जबकि सामान्य जो घायल हैं उनकी संख्या अभी काफी बढ़ गई, टोटल जो है 33 हो गई। ठीक है चिरंजीव, बताया जा रहा है कि काफी तेज रफ्तार थी बस और यही वजह है कि पूरा हादसा हुआ। तेज रफ्तार ही इस हादसे के पीछे का कारण निकलकर सामने आया है। क्या कुछ साझा किया आपके साथ जो वहां पर यात्री मौजूद हैं, जो इस घटनाक्रम में बस में मौजूद थे, उनकी ओर से कोई जानकारी निकलकर सामने आई क्या? जी, जो अभी जो मेरी यात्रियों से जो बात हुई थी तो कह रहे थे कि यात्रियों का कहना है कि जो सामान्य ही चल रहे थे, अचानक जो है उन्होंने जो संतुलन है वो खो बैठा है। कहीं ब्रेक फेल तो नहीं हुआ है कि ऐसे भी तीर्थयात्री बता रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र का मामला था, प्लेन के ड्राइवर थे तो वो चल रहे थे, अचानक जो है ब्रेक फेल भी बताया जा रहा है। उधर से बसें भी आ रही थी, तीर्थधाम जो है इन दिनों चरम पर है, तो अचानक उन्होंने वाहन को नियंत्रित करना चाहा, लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर के जो है सड़क पे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पे पलट गई है। गनीमत ये रही कि यदि ये बस जो है नीचे गिरती तो वहाँ गंभीर खाई थी भागीरथी की, वहाँ जो है बड़ी जो अनहोनी है वो टल गई है।
और जो बस है वो सड़क पे पलट गई है। पलटने के बाद जो है सभी यात्रियों को जो है 108 की मदद से एसडीआरएफ टीम, पुलिस प्रशासन की टीम ने जो है सीएससी डुंडा और जिला अस्पताल, जो गंभीर रूप से थे उनको जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। शुक्रिया आपका चिरंजीव हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो घायलों को डुंडा सीएससी में शिफ्ट किए जाने की बात सामने आई है और कुछ घायलों की स्थिति गंभीर भी बताई जाती है। फिलहाल तुरंत ही पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कुल 41 यात्री इस बस में सवार थे, लेकिन तेज रफ्तार के चलते ये बस पलटी थी और जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। आम खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, गंगोत्री हाईवे पर तीर्थयात्रियों की बस पलटने की बात सामने आई। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा पर ऑफलाइन पंजीकरण एक दिन में ही 27,000 से अधिक पंजीकरण की बात सामने आई है। और जून में यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण नहीं, चारधाम यात्रा में कुल पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख के पार बताया जाता है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा पर ऑफलाइन पंजीकरण एक दिन में ही 27,000 से अधिक पंजीकरण होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मई जून में यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण नहीं। चारधाम यात्रा में कुल पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख के पार। देहरादून से अहम खबर आपको हम बता दें, एक ही दिन में 27,000 से अधिक पंजीकरण की बात सामने आई है। मई और जून में यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण नहीं। चारधाम यात्रा में कुल पंजीकरण का आंकड़ा 30 लाख के पार होने के बाद मई जून में यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण नहीं होने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, चारधाम यात्रा में कुल पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख के पार। देहरादून से बड़ी खबर, चारधाम यात्रा पर ऑफलाइन पंजीकरण एक दिन में ही 27,000 से अधिक पंजीकरण। मई जून में यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण नहीं। रुद्रपुर के शिवनगर में सड़क न बनने से नाराज व्यापारी व स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर दिया है। लोगों का कहना है कि कई सालों से इस रोड का कोई निर्माण नहीं हो पाया। जब भी कोई भी वीआईपी मोमेंट होता है तो सिर्फ पत्थर डाल देते हैं और वहां से जब गाड़ियां निकलती हैं तो उन पत्थरों की वजह से लोगों की दुकानों के शीशे टूट जाते हैं। यहाँ तक कि सर पर भी पत्थर लगने से सर फूट चुके हैं, लेकिन इस ओर ना तो किसी का ध्यान जाता है और ना ही कोई अधिकारी भी। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे हैं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी सड़क की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। राजकुमार ठुकराल ने ट्रांजिट कैंप में तुरंत तहसीलदार दिनेश कटौला, पीडब्ल्यूडी एई मौके पर बुलाया और कहा कि 15 दिन के अंदर अगर रोड नहीं डाली गई तो फिर दोबारा पीडब्ल्यूडी के ऑफिस पर धरना देंगे। लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता ए साहब श्री प्रेम प्रकाश जी यहाँ पहुंचे। मैं प्रेम प्रकाश जी को बिना भूमिका बता दूं, ये 400-500 मीटर का टुकड़ा है और उधर से आप
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात दबाव को कम करने के लिए धामी सरकार ने रिस्पना और बंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। एलिवेटेड रोड 6100 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही है। इसके लिए एलिवेटेड रोड की जद में आने वाली जगहों और मकानों पर लाल निशान लगना शुरू हो गया है। साथ ही इस क्षेत्र के तमाम रजिस्ट्रियों को भी जल्द सीज किया जाएगा। कुल लागत में से रिस्पना नदी प्रोजेक्ट की लागत 2100 करोड़ रुपए, जबकि बंदाल एलिवेटेड रोड की अनुमानित लागत 4000 करोड़ रुपए रखी गई है। आपको बता दें कि बंदाल नदी पर बनने वाली 15 किलोमीटर एलिवेटेड रोड कारगी चौक से शुरू होकर राजपुर रोड से आगे ओल्ड मसूरी रोड साई मंदिर के पास जाकर खत्म होगी। इसकी जद में 1494 कच्चे और पक्के मकान आएंगे जिन्हें हटाया जाना है। इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कुल 2614 मकानों को विस्थापित किया जाना है। वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए 43.9151 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 26 मोहल्ले शामिल हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार रिस्पना पुल से सहस्त्रधारा और बंदाल पुल से मैक्स अस्पताल तक इस रोड का निर्माण किया जाएगा। हालांकि एलिवेटेड रोड निर्माण में आने वाली दिक्कतें कम नहीं है। देहरादून में इस कार्य को पूरा करने में लंबा समय लग सकता है। एलिवेटेड रोड के निर्माण में कई ऐसी समस्याएं हैं जो इसके निर्माण को लंबा खींच सकती हैं। नदियों के किनारे मकान व अतिक्रमण सरकार के आगे एक बड़ी समस्या है। रिस्पना व बंदाल नदी की जद में आने वाले मकानों के निवासियों का विरोध तेज हो गया है और धरना प्रदर्शन कर एलिवेटेड रोड का विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। यही समस्या है कि देखो हमें 30-40 साल हो गए नदी के किनारे, नदी से खरोर के हमने अपना घर बनाया। बच्चे देखो काला भी हमारा हो गया है उससे चलाते चलाते। ये देखो हाथ भी देखो पानी में कंधे में हाथ अच्छे। ये समस्या है कि हमने बहुत खून पसीने से बनाए हैं। इंदिरा गांधी की बस आई हुआ हमारी मलिन बस्तियाँ है। तो ये मोदी सरकार को क्यों हमें उठा रहा है? हमें उठाना चाहिए। कांग्रेस उठाएगा तो हम उठेंगे, नहीं उठाएगा तो हम नहीं उठेंगे। पुस्तक दी धामी मोदी के कहने से हम घर नहीं उठाएंगे। चाहे हम मर जाएंगे चाहे मिट जाएंगे, हमने वहाँ अपने कफन दे देंगे, बाकी हमने अपनी मलिन बस्तियाँ नहीं तोड़ने देंगे। हमारी समस्या यही है, सब लोगों की एक ही समस्या है कि जिस दिन से इस सरकार की नज़र हमारी बस्तियों पे पड़ी है उसी दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। तो अपना दुख किसके सामने सुनाएं? लोगों को देखते हैं अपने बहुत गरीब तबके के लोग नदी के किनारे बैठे हुए। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम नदी के किनारे क्यों बैठते? इस सरकार को कोई और नज़र नहीं आया। गरीब मलिन बस्ती में बैठे हुए गरीब आदमी वही नज़र में आए। एक ही अगर हम लोगों को सरकार उठाना चाहती है तो कम से कम हम लोगों को कहीं बसाया जाए, घर दिया जाए। आपको बता दें कि बंदाल नदी पर बनने वाली 15 किलोमीटर एलिवेटेड रोड कारगी चौक से शुरू होकर राजपुर रोड से आगे ओल्ड मसूरी रोड साई मंदिर के पास जाकर खत्म होगी, जिसकी जद में 1494 कच्चे पक्के मकान आएंगे जिन्हें हटाया जाना है। इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कुल 2614 मकानों को विस्थापित किया जाएगा। तो वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए 43.9151 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 26 मोहल्ले शामिल हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि भाजपा सरकार देहरादून की मलिन बस्तियों पर राजनीति कर रही है। ऐन चुनाव से पहले लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखाकर अध्यादेश लाकर बचाने का ढोंग रचती है। भाजपा ये षड्यंत्र पिछले 2 निकाय चुनावों से कर रही है, जबकि सरकार को कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करना चाहिए था, ताकि इस समस्या का अस्थायी समाधान हो गया होता। कांग्रेस का कहना है कि जब 2018 में प्रदेश की मलिन बस्तियों को उजाड़ने से बचाने के लिए मलिन बस्तियां विकास परिषद ने कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, तब त्रिवेंद्र सिंह सरकार पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में अध्यादेश लाई थी, जिसे दोबारा 2021 में 3 वर्षों के लिए लाया गया था। अब इस अध्यादेश का समय भी समाप्त हो रहा है, जबकि 6 वर्षों में राज्य सरकार को मलिन बस्तियों के नियमितीकरण, मालिकाना हक और पुनर्वास का इंतजाम कर लेना चाहिए था। लेकिन भाजपा सरकार इस मुद्दे का अस्थायी समाधान होने ही नहीं देना चाहती। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सरकार को बताना होगा जिन 2,500 से 3,000 घरों को उजाड़ा जाएगा उनका विस्थापन कहां होगा। कि पिछले 8 सालों से लगातार सरकार बयानबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री जी के कई बयान जो है आए हैं, मंत्रियों के बयान है, भाजपा के नेताओं और विधायकों के बयान है, लेकिन आज तक एलिवेटेड रोड धरातल पर नहीं उतरा, क्योंकि शहर में जाम की स्थिति इतनी ज्यादा है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान है। एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, लेकिन एलिवेटेड रोड की चपेट में जिन गरीबों के मकान आ रहे हैं उनके पुनर्वास की क्या योजना सरकार के पास है? जब तक उनका विस्थापन और पुनर्वास नहीं होता है तब तक एलिवेटेड रोड का
काम कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक मानवीय दृष्टिकोण है। जिनके घर वहां पर बने हैं, जो अपने बच्चों का लालन पालन वहां कर रहे हैं, जो अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं, उन लोगों के भविष्य का क्या होगा, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। ये ऐसा है, विरोध करना उनका अपनी जगह है और विकास को गति देना, एलिवेटेड रोड इस समय देहरादून की डिमांड है, उसको देखना भी एक कार्य है। और ये एनटीसी का प्रोजेक्ट है, कोई सरकार ने अपना प्रोजेक्ट तो लाया नहीं है, उसके नियम के अधीन होकर इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार से जाम वगैरह, गंदगी वगैरह कहीं कहीं देखने को मिल रही है, इन चीजों से निजात पाने के लिए, ये सब चीजों को करते हुए देखने के लिए निश्चित तौर पर एलिवेटेड रोड होने की इस समय देहरादून की मांग है, जिसको हमारी सरकार पूरी तरीके से धरातल पर उतार रही है। और जहां तक रही मलिन बस्तियों की बात, तो उसको भी हमारी सरकार लेकर चिंतित है। वो सभी हमारी देवतुल्य जनता है जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, उनके बारे में भी हमारी धामी सरकार चिंतित है और निश्चित तौर पर उनके बारे में भी सोचा जाएगा, उनके व्यवस्था के बारे में भी देखा जाएगा। कहना है कि हम किसी भी विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारी जो पहले ये मलिन बस्तियों का जो आपने सर्वे किया है, उनका पुनर्वास कैसे होगा, उनके लिए एक ठोस योजना सरकार को लानी चाहिए। और जो संस्थाएं उसका विरोध कर रही हैं, उनके थ्योरी भी देखनी चाहिए, उसकी क्या सत्यता है, पर्यावरणीय स्थिति क्या है। और पहले आपने देखा कि रिस्पना के अंदर आपने सीवर लाइन डाल दी, आपको उस समय उन अधिकारियों को भी दंडित करना चाहिए जिनके वजह से इतना बड़ा नुकसान हमारी प्रदेश सरकार का व केंद्र सरकार की योजनाओं में पैसा घोटाला हुआ है। वो लाइनें डली फिर हटेंगी। तो हम उत्तराखंड का अंतर्गत साफ माना है, किसी भी योजना के हम विरोधी नहीं है। आज देहरादून की स्थिति सड़कों के हिसाब से लिहाज से देखा जाए तो बहुत अत्यंत चिंताजनक हो गई है। कहीं भी ट्रैफिक स्मूथ चलता नहीं है, सब जगह जाम की स्थिति है। रोडों का बनना नितांत आवश्यक है। कुल मिलाकर एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी, संरेखण और ड्राफ्ट डीपीआर विभाग के माध्यम से तैयार करा ली गई है। आईआईटी रुड़की से हाइड्रोलॉजिकल मॉडल स्टडी की जा चुकी है। रिस्पना और बंदाल नदी के अंदर स्थित विद्युत लाइन, हाई टेंशन लाइन, सीवर लाइन और अन्य यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए विभागों का संयुक्त निरीक्षण हो चुका है तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जिसका विरोध भी देखा जा रहा है। नदियों के किनारे मकान व अतिक्रमण सरकार के आगे एक बड़ी समस्या बन गया है। रिस्पना व बंदाल नदी की जद में आने वाले मकानों के निवासियों का विरोध तेज हो गया है और धरना प्रदर्शन कर एलिवेटेड रोड का विरोध भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। देखना होगा विकास के नाम पर क्या इन बस्तियों में रहने वालों को आशियाना मिल भी पाएगा या ये विरोध ऐसे ही बरकरार रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।